हमारे साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही क्रांतिकारी होने वाला है, क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बताने वाले हैं बाबा साहब का हूबहू भाषण 8 अगस्त 1930 को दिया गया गोलमेज सम्मेलन में जाने से ठीक पहले। बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो केंद्रित होने जा रहा है दलित वर्ग और असहकारिता के संबंध में, इसी बिंदु पर केंद्रित रहेगा आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जिसका विषय आपको मालूम है। बाबा साहब कहते हैं कि अखंड भारत हमारा ध्येय है, अखंड भारत बने ऐसा ध्येय बाबा साहब लेकर चलते हैं। और इसी विषय के अंतर्गत आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय अखंड भारत हमारा ध्येय है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से आज 12वां भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं। पेज नंबर 214 से 216 तक संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 में आप भी अवलोकन कर सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बता दें, सीधे लेकर चलते हैं बाबा साहब के इस स्पीच, महत्वपूर्ण स्पीच की तरफ, जिसमें विशेष तौर पर आज बात होगी दलित वर्ग और असहकारिता के बारे में। बाबा साहब कहते हैं कि सज्जनों, हम जब आरक्षित स्थानों के साथ साथ उपनिवेश में स्वराज्य का समर्थन कर रहे हैं, तो मिस्टर गांधी ने पिछले मार्च महीने से इस देश में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया है, उसमें शामिल होना क्या हमारा कर्तव्य है? इस प्रश्न के संदर्भ में आपको अपनी भूमिका स्पष्ट करनी होगी। मैं मानता हूं कि सभी उदारमतवादी लोगों ने दोष दिया है कि ये असहयोग आंदोलन गैर कानूनी है, लेकिन मुझे ये तर्क युक्तिवाद पसंद नहीं है। यदि पुरातन पंथी लोग आपसे ये कहें कि आपका मंदिर प्रवेश का आंदोलन गैर कानूनी है, तो आप क्या जवाब दोगे? इस प्रकार सीधे सीधे कार्रवाई करने के बजाय क्या पुरातन पंथी लोगों से विनती अपील करना कानून के अनुसार होगा, या फिर कानून को ही बदलना कानूनन सही होगा? पुरातन पंथी लोगों के साथ छेड़ी गई आपकी आज़ादी की लड़ाई में आपके साधनों पर इस तरह प्रतिबंध लगाना क्या आपको सही लगता है? मुझे लगता है कि अगर कोई स्वीकृत संवैधानिक मार्ग पहले से तैयार हो तो आप कानूनी मार्ग को अपनाने का आग्रह कर सकते हैं। लेकिन जहां इस तरह संविधान में कोई प्रावधान ना हो, वहाँ कानूनी मार्ग का उपदेश सुनने के लिए बहुत कम लोग तैयार होंगे। अंग्रेजों के लिए भी ये नया नहीं है। अल्स्टर आंदोलन क्या असहयोग आंदोलन नहीं था? और क्या कई श्रेष्ठ अंग्रेज राजनीतिज्ञों ने उसका समर्थन नहीं किया था? यहाँ केवल यही प्रश्न है कि अपने हित संबंधों के नज़रिए से वह समयोचित है या नहीं। असहयोग आंदोलन के इस आंदोलन का मैं इसलिए विरोध करता हूँ, असहयोग आंदोलन का बाबा साहब इसलिए विरोध करते हैं, कहते हैं क्योंकि वह कतई समायोचित नहीं है। इस बारे में मुझे पूरा यकीन हो गया है। मेरे अलावा भी अन्य कई लोगों की ये राय है कि महत्वपूर्ण साम्राज्यवाद में दोष होंगे, लेकिन अंग्रेज साम्राज्य ने भारतीय लोगों की प्रगति के द्वार खुले रखे हैं। ये बात मिस्टर गांधी को भी स्वीकार्य है, जो ये कहते हैं कि भारत में प्रस्तापित सरकार का विश्वासघात न करना मेरा अनिवार्य कर्तव्य है। अंग्रेजों के साम्राज्य की इस तरह की केवल मानसिकता थी, ऐसा नहीं है। भारत के स्वयं शासन की प्रगति के लिए प्रांतीय सत्ता की जिम्मेदारी लोगों को सौंपकर अपना उद्देश्य प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित करने की कोशिश भी उसने 1920 में की है। हो सकता है कुछ कमी रह गई हो, जिस कारण हम उसे आदर्श नहीं कह सकते। शायद अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ने की उसकी गति धीमी हो, लेकिन जो नीति तय की गई थी अंग्रेज सरकार उसके खिलाफ रही हो। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? योग्य उद्देश्य के खिलाफ अगर उनका बर्ताव रहा हो तो असहयोग आंदोलन छेड़ने का ये सही वक्त है। इस बात को हर कोई समझ जाता, लेकिन बात ऐसी नहीं है। वायसराय की घोषणा के द्वारा अंग्रेजों ने अपना उद्देश्य साम्राज्य के तहत स्वराज देने की बात को एक बार फिर साफ साफ शब्दों में दोहराया है, और इस उद्देश्य का प्रत्यक्षीकरण जल्द से जल्द हो, इसलिए भारतीय लोगों को गोलमेज सम्मेलन में बात करने का मौका देकर स्वराज के जल्द
ही बारे में चर्चा करने का मार्ग खोल दिया है। साम्राज्य के तहत स्वराज की मांग करने वालों के अनुसार इसमें कई सारी त्रुटियां हो सकती हैं, ये सच है, लेकिन गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने से कांग्रेस ने जो इनकार किया है, इसके पीछे ये वजह नहीं थी। वायसराय के साथ या अंग्रेज मंत्रिमंडल के साथ किसी आश्वासन के लिए या किसी करार के लिए या अन्य किसी उद्देश्य के लिए लड़ना भले सही हो, लेकिन उसका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि इस तरह का अनुबंध बनना भारतीयों की एकत्रित आवाज़ पर ही निर्भर करता है। और उपनिवेश के स्वराज के लिए हम सभी भारतीयों की आवाज़ को अगर जोड़ सकते हैं तो निश्चित तौर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट पर उसका असर होगा। बाबा साहब कहते हैं कि जो भी हो, लेकिन कांग्रेस अगर गोलमेज परिषद में जाना स्वीकारती तो उसमें किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं था। इस कोशिश में अगर सफलता नहीं भी मिलती तब भी कांग्रेस को अपना असहयोग का कार्यक्रम 1 साल के लिए आगे टालना पड़ता और उसमें भी उसका कोई नुकसान नहीं होता, उल्टे फायदा ही होता। बाबा साहब कहते हैं कि गलत वजह के लिए हो या सही वजह के लिए हो, आज अंग्रेज सरकार पर जिनकी श्रद्धा है उनका भ्रम तो कम से कम दूर होता। इन सभी बातों पर गौर करते हुए ऐसे समय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देना चाहिए। और कोई भी बता सकता है कि गोलमेज सम्मेलन द्वारा उपलब्ध कराया गया शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत करने का मौका मनाकर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का मैं समर्थन नहीं कर सकता, इसकी एक और वजह है। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी राय में ये आंदोलन हमारे हित संबंधों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ठीक नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जनता का आंदोलन है, जबरदस्ती इस आंदोलन का मुख्य सिद्धांत है। गैर जिम्मेदाराना भगदड़ मचाने अथवा अफरा तफरी के इस तरीके को बहुत बड़े पैमाने पर शुरू किया जाए तो उसे क्रांति का रूप धारण करने में देर नहीं लगेगी। कोई क्रांति फिर वह रक्त रंजित हो या रक्तविहीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सफलता के नज़रिए से बेहद अनिश्चित होने के कारण इस पद्धति में अफरा तफरी मचने की और भयंकर प्रसंग निर्माण होने की संभावना ज़्यादा होती है। फ्रेंच क्रांति का उदाहरण हमारे सामने है ही। उसका प्रकट उद्देश्य जनतंत्र की स्थापना था, लेकिन आखिर उसका असर अनिर्वाध तानाशाही के निर्माण में हुआ। कई बार क्रांति अनिवार्य होती है। जिस तरह विजय के कारण किसी राष्ट्र से या वंश से दूसरे के हाथ में सत्ता चली जाती है, उसी प्रकार विद्रोह के कारण भी सत्ता एक पक्ष के हाथों से दूसरे पक्ष के हाथों में चली जाती है। लेकिन इस तरह का बदलाव अंदर से खोखला होता है। मुझे यकीन है कि हमें उससे संतुष्ट होना संभव नहीं है। भारतीय समाज में आज जो शक्तियां कार्यरत हैं उनमें राजनीतिक सत्ता के बंटवारे द्वारा ही अपेक्षानुकूल असली बदलाव पैदा हो सकता है। हम इस तरह का समानांतर चाहते हैं, सत्ता का हस्तांतरण चाहते हैं। ऐसे सत्ता हस्तांतरण के लिए सुलह की जरूरत है। ऐसी सुलह होने पर तथा उस पर प्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई होने पर ही दलित वर्ग का भविष्य पूरी तरह निर्भर है। भारत की असली समस्या केवल सरकार की स्थापना करना न होकर या सिर्फ आज़ादी पाना न होकर सही मायने में स्वतंत्र शासन सत्ता स्थापना करने की होनी चाहिए। और एडवर्ड वर्ग की भाषा में अगर बात करें तो बताना होगा तो सच्ची सरकार की स्थापना के लिए बेहद अक्लमंद नज़रिए की ज़रूरत होती है। शासन सत्ता की जगह निश्चित कीजिए, लोगों को आज्ञाकारी होने की शिक्षा दें और फिर समझ लें कि आपका काम पूरा हुआ। सिर्फ आज़ादी देना आसान काम नहीं है। सिर्फ आज़ादी देना आसान काम है, उसका मार्गदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ज़रूरत होती है तो उसके केवल शासन या सत्ता छोड़ देने से काम बन जाता है। लेकिन असल स्वतंत्र सरकार बनाना यानी स्वतंत्रता के लिए उत्सुक सभी विरोधी शक्तियों को समक्ष बुलाकर एक झंडे के तले लाना, एक रास्ता के धागे में उन्हें बांधना, ये कितना कठिन कार्य है और उसके लिए गंभीर चिंतन की जरूरत होती है। और ये सवाल सही सुलह का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे भगदड़ भरे तरीके से उसे पाना संभव नहीं है, इसका मुझे यकीन है। बाबा साहब कहते हैं कि सज्जनों, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को इन्हीं वजह से दलित वर्ग द्वारा समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। गोलमेज सम्मेलन द्वारा उपलब्ध होने जा रहे शांतिपूर्ण तरीके से ही उनका काम अधिक आसान होगा। इसीलिए आपको आग्रहपूर्वक कहना चाहिए कि इस गोलमेज सम्मेलन के हमारे बेहद भरोसेमंद और श्रेष्ठ योग्यता वाले कुछ लोगों को लिया जाए।
क्रमशः आगे डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित होंगे। लेकिन आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो संदेश निकल कर आया वो यही है कि बाबा साहब कहते हैं कि कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन, जो कि प्रथम सम्मेलन होने जा रहा 12 नवंबर 1930 को, इस सम्मेलन में सम्मिलित होने से इनकार किया है, बल्कि उसने अपने देश के अंदर, भारत के अंदर आंदोलन छेड़ रखा है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस तरह से यहाँ पर असहयोग आंदोलन जो छेड़ रखा है, बाबा साहब इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। उसके भी कारण, बहुत सारे कारण बाबा साहब ने गिनाए हैं। बाबा साहब कहते हैं कि इस तरह के आंदोलन से अस्पृश्यों को, खासकर दलितों को किसी तरह का फायदा नहीं होने वाला। अगर फायदा होगा तो शांतिपूर्ण बातचीत करने से होगा, जो कि गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से एक अवसर के रूप में हमारे सामने है। और हमें इस बात का आग्रह करना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन में अस्पृश्यों के नेता के रूप में हमारे देश से भरोसेमंद और श्रेष्ठ योग्यता वाले कुछ लोगों को जरूर लिया जाए। इस तरह का आग्रह करने की आवश्यकता है। और कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया, आखिर वो कौन व्यक्ति है, कौन महापुरुष है जिसने भरोसा कायम रखा है अस्पृश्यों की तरफ से, दलितों की तरफ से, और जाकर गोलमेज सम्मेलन में नेतृत्व प्रदान किया। अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जरूर आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त होने से पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की है, जो कि सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में कुछ इस तरह का वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ के माध्यम से एवं BBS 3 आईडासा के अमूल्य सहयोग से, आप सभी के सहयोग से ये वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका भी अमूल्य योगदान इस ऐतिहासिक वैचारिक सेंटर में हो, तो आपका भी हार्दिक स्वागत है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपके समक्ष स्क्रीन पर प्रदर्शित है। अब हम आपको बता दें, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज़ का, नई दिल्ली की प्रेरणा में, साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली। अगर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको सार्थक लगा हो, अगर लगा है कि इस तरह का संदेश आम जनमानस को जन जागरण करने में सहयोगी भूमिका अदा कर सकता है, तो इसे डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। यही हमारा उद्देश्य है कि जन जन तक बाबा साहब का मिशन, बाबा साहब का अधूरा मिशन, बाबा साहब का संदेश जन जन तक पहुँचे। अब नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।